स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रुप की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज टॉप न्यूज़ में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे पॉजिटिव न्यूज़ की, क्या क्या मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा ये अगले हफ्ते पूरे मार्केट को उतार चढ़ाव के लिए ज़िम्मेदार रहेंगी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अपडेट्स के लिए, शेयर मार्केट की अपडेट के लिए और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि आप किसी भी बड़ी न्यूज़ से दूर ना रह जाएं, यानी कि कोई भी बड़ी न्यूज़ आपसे छूट ना पाए, क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ आपको पूरे शेयर मार्केट में बड़ा लॉस करवा सकती है या फिर बड़े प्रॉफिट से महरूम करवा सकती है। इसीलिए आपके साथ में आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जिससे कि आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। और ये जो न्यूज़ है जो आपके साथ डिस्कस करूँगा पूरे हफ्ते मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में बड़ा रोल प्ले करेंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईरान और इज़राइल की न्यूज़ से, हिज़्बुल्लाह की न्यूज़ से, जहाँ पर अभी भी मार्केट में गहमा गहमी बनी हुई है। देखिए, ईरान ने इज़राइल पर जो हमला किया है, लेकिन उसका अभी पलटवार इज़राइल ने नहीं किया है और इज़राइल शांत रहने वालों में से नहीं है। तो संकट अभी पूरा बना हुआ है मार्केट पे, जब तक कि इज़राइल उस पर पलटवार ना कर दे। और ईरान भी जो है, ईरान भी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी धमकियां दे रहा है बार बार इज़राइल को कि वो भी पलटवार कर सकता है। तो इसीलिए मार्केट में आप लॉन्ग पोजीशन अभी बनाने का सही समय नहीं है आप सभी के लिए, हम सब के लिए। तो इसीलिए क्या है, डे टू डे आप पोजीशन बनाएं और उसको डे टू डे ही ख़त्म कर दें। कि पता चला कि आप कोई पोजीशन बनाएं और कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए या तो मार्केट नीचे चला जाए, अभी प्रॉफिट ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि उधर ट्रम्प की बयानबाजी चल रही है कि भाई उसको न्यूक्लियर जो उनके जो प्लांट हैं उन पर अटैक कर देना चाहिए इज़राइल को। तो बड़ी ही नेगेटिविटी फैली हुई है ग्लोबल लेवल पे। हालांकि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भी है जिसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट आई है, तो वो एक सिर्फ मौका रहेगा। बाकी हमारे भारत में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे ही ये चीज़ें, ये न्यूज़, ये जो टेंशन है ठंडी होती हुई दिखाई देंगी, हमारा मार्केट तुरंत रिबाउंड करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इज़राइल हिज़्बुल्लाह वॉर लाइव अपडेट्स, मोर इजरायली ट्रूप्स डिप्लॉयड नियर गाज़ा अहेड ऑफ अक्टूबर 7 एनिवर्सरी। तो आपको याद होगा पिछले साल 7 अक्टूबर को ही गाज़ा ने जो हिज़्बुल्लाह के जो आतंकी थे उन्होंने क्या किया था, हमास के जो आतंकी थे उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से इज़राइल पर हमला कर दिया था, बड़ा हमला किया था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इज़राइल पर त्रासदी हुई थी, बंधक बना लिए गए थे और वहाँ की इज़राइल की जनता को कैद कर लिया गया था। और वहाँ की जो लेडीज़ थी, जो फीमेल्स थी, इवन उनके साथ में दुर्दशा की गई थी, उनको इवन उनके साथ में मार दिया गया था। मारने के बाद में उनकी जो डेड बॉडीज़ है उनसे भी जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना की गई थी। इवन उनको नंगा करके उनके साथ में बदसलूकी की गई थी। तो वही 7 अक्टूबर देखिए फिर से आने वाला है। आज 6 अक्टूबर है, कल 7 अक्टूबर है। उसी के मद्देनज़र आप देखेंगे कि क्या किया है इज़राइल ने, जो अपना जो ट्रूप है, अपने जो हथियार हैं, अपने जितने भी लड़ाई के जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको क्या किया है, नियर गाज़ा तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव टुगेदर वी विल विन, ये नेतन्याहू कह रहे हैं अपने सोल्जर्स को, जहाँ पर लेबनान बॉर्डर पर जो डटे हुए हैं उनको कह रहे हैं कि हम एक साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, टूटेंगे नहीं, मजबूत रहेंगे तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मोर इजरायली ट्रूप्स डिप्लॉयड नियर गाज़ा अहेड ऑफ अक्टूबर 7 एनिवर्सरी, यानी कि 1 साल हो जाएगा, बरसी है 7 अक्टूबर को, उसके मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैनाती बढ़ा दी गई है बॉर्डर पर। वहीं पे आप देखें
पावरफुल न्यू एक्सप्लोजन्स रॉक्ड बेरूत सदर्न सबर्ब्स लेट सैटरडे। एक बड़ा हमला किया है किसने? इजराइल ने। एज इजराइल एक्सपेंडेड इट्स बम्बार्डमेंट इन लेबनन, लेबनन में और बड़ा हमला कर दिया है इजराइल ने। ऑल्सो स्ट्राइकिंग ए पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप डीप इन द नॉर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, और अंदर घुसकर, मतलब कि लेबनन में और अंदर घुसकर पैलेस्टीन जो रिफ्यूजी कैंप थे उस पे भी उन्होंने पहली बार हमला किया है। एज ए टारगेटेड बोथ हिजबुल्लाह एंड हमास फाइटर्स, इन कैंप्स में जो हिजबुल्लाह है और हमास के जो लड़ाकू हैं वो वहाँ पर छुपे हुए थे, उन पर और अंदर जाके लेबनान में हमला किया है। तो टेंशन पूरी बनी हुई है और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और ना ही वो रुकेगा, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हम पे जो हमला करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो बम्बार्डमेंट इन लेबनान ऑल्सो स्ट्राइकिंग पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप डीप इन द नॉर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए टारगेटेड बोथ हिजबुल्लाह एंड हमास फाइटर्स। लगभग 40,000 प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटर्स मार्च थ्रू सेंट्रल लेबनान, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है? मार्च किया है उन्होंने, किसने? पैलेस्टीन ने। और वहाँ पर क्या किया है? अपना वो अपना क्या किया है? लेबनान, सेंट्रल लेबनान में थाउजेंड्स ऑफ ऑल्सो गैदर्ड, वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो इन पेरिस, रोम, मनीला, केप टाउन एंड न्यूयॉर्क सिटी। यानी कि कौन कर रहे हैं ये? पैलेस्टीनियन। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। Demonstrations were also held near the White House in Washington. वॉशिंगटन में वाइट हाउस के पास में भी क्या किया है? वहाँ पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूएस के वाइट हाउस पर। वो किस लिए? क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को इन मिलिट्री कैंपेन इन गाज़ा एंड लेबनान। यानी कि जो यूएस समर्थन दे रहा है किसका? इजराइल का, उसके विरोध में प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है। तो टेंशन लगभग बनी हुई है, टेंशन वही कोई भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पे आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर को फिर दहलेगा इजराइल, ईरान करेगा 7 मोर्चों से ऐसे हमला। यानी कि ये भी देखिए अभी भी वो संभावना बनी हुई है कि पिछले 1 साल कल बरसी हो जाएगी तो उसको उन्होंने हमला किया था और अब फिर से क्या करेंगे? ईरान हमला कर सकता है। ऐसी खबरें अभी मार्केट में चल रही हैं जो कि नेगेटिविटी फैला के रखी हुई है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की पहली बरसी पर फिर इजराइल को दहलाने की साजिश चल रही है, ऐसा बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले की पहली बरसी है और इस पर फिर से साजिश चल रही है कि हम 7 अक्टूबर को फिर से एक नया हमला करेंगे, ऐसा न्यूज़ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। और वहीं पर देखेंगे कि हिजबुल्लाह का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला शुरू, यानी कि हिजबुल्लाह भी पलटवार करते हुए नज़र आ रहा है। इजराइल तो कर ही रहा है हिजबुल्लाह पे हमला, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला शुरू। इजराइल ईरान वॉर अपडेट। इजराइल पर ईरानी हमलों के बाद भी हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू का पलटवार जारी, यानी लगातार नेतन्याहू हमला कर ही रहे हैं किस पर? हिजबुल्लाह पर। लेकिन जवाब में हिजबुल्लाह भी रॉकेट दाग रहा है और वो रॉकेट भले ही तबाही ना मचा रहे हों, लेकिन रॉकेट से लगी आग विकराल हो गई है। यानी कि हिजबुल्लाह भी मानने को तैयार नहीं है। वहीं पे देखिए इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ में ईरान इजराइल की युद्ध के चलते हुए किन कंपनियों पर पड़ सकता है ईरान इजराइल विवाद का बुरा असर? ये दलाल स्ट्रीट की तरफ से नज़र आई है। एबीपी न्यूज़ इसका सोर्स है, आप इस पर जाकर गूगल भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है जिन पर इस इजराइल और ईरान के हमले का असर पड़ सकता है? तो आप देख सकते हैं शेयर मार्केट खुलने के साथ ही इन कंपनियों और सेक्टर्स के शेयरों पर सबकी नज़र रहेगी।
पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष के चलते शेयर मार्केट लुढ़क रहा है। मार्केट में तो गिरावट हो ही रही है। तो आप देख सकते हैं किन किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, वो हम सारा डिस्कस करेंगे इसमें। इजराइल और ईरान के बीच तनाव का असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दलाल स्ट्रीट पर इसका असर दिखाई पड़ चुका है। निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में करीब 17 लाख करोड़ मायने रखता है दोस्तों। 17 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारत की कई कंपनियों ने इजराइल में अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। तो जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत की जिन कंपनियों ने इजराइल में निवेश कर रहा है उसके बिजनेस पे असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसमें क्या कौन कौन सी कंपनियां, फार्मा सेक्टर हो गया, पोर्ट हो गया, आईटी कंपनियां हो गई जो कि शामिल हैं। अब सोमवार को ये देखना रोचक रहेगा कि शेयर मार्केट कौन सी राह पकड़ सकता है। इस हमले के वजह से क्या चाल रहेगी शेयर मार्केट की वो हम कल देखेंगे, लेकिन किन कंपनियों पे फ़र्क पड़ सकता है वो हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर मिडिल ईस्ट की स्थितियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं निवेशक। मिडिल ईस्ट में बढ़ रही इस टेंशन से भारत की कई कंपनियों के गले सूख रहे हैं। सन फार्मा वहाँ पर बिजनेस करता है इजराइल में। सन फार्मास्यूटिकल के नाम से इस शेयर का नाम है। ने टारो फार्मा को ख़रीदा हुआ है। सन फार्मा ने किसको ख़रीदा है? टारो फार्मा को ख़रीदा हुआ है। सन फार्मा के अनुसार उसका 14% रेवेन्यू इजराइल, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मार्केट से आता है। 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर किसके? सन फार्मा के शेयर, कंपनी के शेयर दो जो आप देख सकते हैं 2 शेयर 4 अक्टूबर को कंपनी के शेयर 2% नीचे लुढ़ककर बंद हुए थे। इन दिनों निवेशक मिडिल ईस्ट की स्थितियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो वहाँ जैसा तनाव रहेगा उसी हिसाब से ये कंपनियाँ रिएक्ट करते हुए नज़र आएंगी। ऑयल कंपनीज़ पर इस संघर्ष के चलते ऑयल कंपनीज़ के दाम भी ऊपर जा सकते हैं और वो जा भी रहे हैं। वहीं पे आप देखेंगे TCS और इन्फोसिस भी इजराइल में कर रही हैं काम। IT सेक्टर की TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस भी इजराइल में काम कर रही है। TCS और इन्फोसिस दोनों को इजराइल में बिजनेस है। TCS और जगुआर लैंड रोवर ने हाल ही में वहाँ अपना ओपन इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ था। इससे इजराइल के स्टार्टअप को मजबूती मिलेगी। उधर इन्फोसिस ने पनाया लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। इसका टर्नओवर करीब 342 करोड़ रुपए था। तो इन कंपनीज़ पे, IT कंपनीज़ पे भी आपको IT कंपनीज़ पे, फार्मा कंपनीज़ पे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। वहीं पे हमारे देश की बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट ने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अडानी पोर्ट्स के अलावा पेट्रोलियम कंपनियों के स्टॉक पर रहेगी नज़र। अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स भी इजराइल में काम कर रही है। ये हाइफा पोर्ट का संचालन करती है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो इस पर भी असर देखने को मिल सकता है। वहाँ से कंपनी को मिडिल ईस्ट में अपने विस्तार का मौका मिलता है। अडानी पोर्ट्स के शेयर भी करीब 3% लुढ़के हैं। और इसके अलावा IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL, ONGC, ये सब क्या है? ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं। और ऑयल के भंडार पर अभी क्या है? संकट बना हुआ है। तो इसीलिए इन पर भी क्या है? बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो इन सभी शेयरों पर निवेशकों की नज़र रहने वाली है। इसके अलावा पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन भी इजराइल में बहुत काम कर रही है। तो इन शेयरों पर आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं। अब ये थी हमारी नेगेटिव बात। अब हम बात करते हैं क्या हमारे देश के लिए क्या पॉजिटिव खबर है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भारत ने गाड़ दिया दुनिया में डंका झंडा। भारत ने गाड़ दिया दुनिया में झंडा। भारत को मिली ऐसी उपलब्धि जो अमेरिका के पास भी नहीं है। सिर्फ 3 देश हैं आगे। RBI ने ख़त्म कर दी टेंशन। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों।
कि अब आप समझ सकते हैं इसके टाइटल से ही न्यूज़ के कि जो अमेरिका के पास भी नहीं है वो उपलब्धि, वो हिंदुस्तान ने हासिल कर लिया और हमसे आगे सिर्फ 3 देश हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ? आरबीआई की वजह से। तो क्या है वो खबर? फॉरेक्स रिज़र्व, इंडिया के जो फॉरेक्स रिज़र्व है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कहाँ पहुँच गया? चौथे पायदान पर पहुँच गया है। इस मामले में अब वह सिर्फ और सिर्फ चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड से ही पीछे है। यानी हमसे आगे सिर्फ 3 देश ही हैं। कौन कौन? चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड। आरबीआई ने बताया कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व पहली बार 700 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और हमसे आगे सिर्फ पूरे विश्व में 3 ही देश हैं, जिनका नाम क्या है? चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड। और कहाँ पहुँच गए हम? 700 अरब डॉलर का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। छुआ ही नहीं है बल्कि पार कर लिया है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये शेयर मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। अब हाइलाइट्स में क्या क्या है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर पहुंचा। पिछले सप्ताह आरबीआई ने 12 अरब डॉलर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की। फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत अब दुनिया में चौथे पायदान पर है, चौथे पायदान पर पहुंच गया है। अब फॉरेक्स रिजर्व है क्या? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी में उसके विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा रोल होता है। ये आप समझ लीजिए। तो आप हर फ्राइडे को इसका डेटा आता है। मार्केट क्लोज होने के बाद में आरबीआई इस डेटा को शेयर करता है। गूगल पे फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया के नाम से सर्च कर सकते हैं। और तो जब आप और उस खबर को जब सर्च करेंगे और उस खबर में अगर आप देखेंगे कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर आए हैं, तो वो शेयर मार्केट के लिए और देश के लिए अच्छी खबर रहेगी। तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है उसमें। ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। तो वहीं पे अगर घटते हुए नज़र आए तो फिर मार्केट उस हफ्ते अगले हफ्ते नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि जो अमेरिका के पास भी नहीं है। रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को आंकड़ा जारी कर बताया कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर को पार कर गया है, जो दुनिया के चौथे पायदान पर है। अब भारत से आगे सिर्फ चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड ही है। अमेरिका भी इस मामले में भारत से पीछे है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये जो खबर है ये अगले हफ्ते मार्केट को संभालते हुए नज़र आएगी। आरबीआई के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती ने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा दिया है। 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 12.58 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 700 के पार पहुंचा और 704.88 अरब डॉलर हो गया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है शेयर मार्केट के लिए, देश के लिए भी, देश की इकोनॉमी के लिए। इसका मतलब है कि चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत इस मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में जुलाई 2023 के बाद किसी सप्ताह में सबसे अधिक उछाल आया है। यानी कि एक साल बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 15 महीने बाद किसी भी एक सिंगल वीक में इतनी बड़ी तेज़ी पहली बार देखने को मिली है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मार्च से अब तक बम्पर इजाफा देश के विदेशी मुद्रा भंडार में चालू वित्त वर्ष में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आरबीआई ने बताया कि मार्च 2024 के बाद से अब तक फॉरेक्स रिजर्व में 83.5 अरब डॉलर बढ़ चुका है। बहुत बड़ी बात है, पूरे साल में नहीं बढ़ता था इतना। क्या हुआ है, मार्च से लेके अब तक बढ़ गया है। कितने महीने हो गए, यानी कि 10वां चल रहा है, 7 महीने में इतना बढ़ गया है। इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.83 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। अगर 2024 में जनवरी तक से अब तक का आंकड़ा देखें तो इसमें 87.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। ये पिछले 2023 के पूरे साल में हुई 62 अरब डॉलर की बढ़ोतरी से कहीं ज़्यादा है। अब ये हुआ क्यों है, कैसे बढ़ा इतना?
आरबीआई ने जमकर सोना खरीदा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा की रहती है, जो कुल भंडार का 616.15 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके बाद गोल्ड का नंबर आता है। आरबीआई ने पिछले सप्ताह 2.18 अरब डॉलर का सोना खरीदा है। कुल गोल्ड रिज़र्व कितना हो गया? 65.79 अरब डॉलर पहुंच गया है। फिलहाल भारत के पास IMF की ओर से दी जाने वाली स्पेशल निकासी अधिकार का आंकड़ा भी बढ़कर 18.54 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यानी भारत अब जहां चाहे IMF से इतनी राशि ले सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। अब फॉरेक्स रिजर्व से फ़ायदा क्या होता है? बड़ा कैसे हमने देख लिया, कितना बड़ा देख लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है आपको बता दें कि युद्ध की आशंकाओं से और दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इससे देश के आयात बिल को मैनेज करने का काम किया जाता है। फ़िलहाल भारत के पास 1 साल तक आयात करने का जितना पैसा इकट्ठा हो चुका है। बहुत बड़ी बात है। अगर इमरजेंसी में हमारे पास में इंपोर्ट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, 1 साल, अगले 1 साल तक हमारे पास में कुछ भी ना हो, और तो हम इस फंड से हम क्या कुछ भी और ना आए तो भी हम इस फॉरेक्स रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी की स्थिरता को बताता है। इस साल में भारत ने 58 अरब डॉलर का फॉरेक्स जुटाया था, जबकि 2022 में 71 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई थी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। 2022 में गिरा था और लगभग उतना ही हमने इस साल में क्या किया है? फॉरेक्स जुटाया है। अब देख लेते हैं किस देश के पास कितना भंडार है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो सबसे आगे है चीन, जिसके पास अगस्त तक 3.2 ट्रिलियन डॉलर, करीब कितना है? 3288 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था। दूसरे नंबर पर काबिल है जापान, उसके पास भी 1235 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। टॉप 5 में शामिल एकमात्र यूरोपीय देश स्विट्ज़रलैंड का विदेशी मुद्रा भंडार भी 802 अरब डॉलर पर है। जबकि आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? महज 242 अरब डॉलर है। और वो अमेरिका कितने कौन से पायदान पे? 13वें पायदान पे। और भारत कितने पे है? 4थे पायदान पर पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम कहाँ पहुंच गए हैं? 705 अरब डॉलर के पास में पहुंच गए। तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। वहीं पर डॉलर देखेंगे तो डॉलर 103 की तरफ रुख करता हुआ नज़र आ रहा है, डॉलर इंडेक्स। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। वहीं पे आप देख सकते हैं किसको? DII खरीदारी करके गए 8,905 करोड़ की। वहीं पे 9,896 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। कौन? FII। तो दोनों का अगर नेट निकाल देते हैं हम, तो दोनों का नेट कितना निकल के आ रहा है? दोनों की नेट निकल के आ रही है 991 करोड़ की लगभग सेलिंग निकल के आ रही है। कितना? 991 करोड़ की सेलिंग निकल के आ रही है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले इस बार क्या हुआ है? सेलिंग कम हुई है, क्योंकि हमारा जो DII है वो लगातार ख़रीदारी कर रहा है और मार्केट को संभाले हुए है। तो जो गिरावट हुई थी लगभग 200 पॉइंट की, वो किसकी वजह से हुई थी? इसकी वजह से। वो मार्केट ऊपर गया था किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो इसलिए FII DII पे नज़र रखिए, फॉरेक्स रिजर्व पे नज़र रखिए, और बॉन्ड मार्केट का और डॉलर का मूवमेंट को नज़र में रख के आप ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। वहीं पे 27 दिन एक मार्केट खुला रहता है। सैटरडे संडे सारे मार्केट बंद रहते हैं। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्केट है वो हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है। तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें देखिए प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है और वहाँ पर रिकवरी ही देखने को मिल रही है। बिटकॉइन देख सकते हैं आप, लगभग 0.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, 62,000 पर पहुँच गया है। और वहीं पे देखिए इथेरियम देख लीजिए, 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, 1.25% की तेज़ी में सोलोना है, डोजे कॉइन है। वहीं पे देखिए 4% से शिबा इनू है, एवलेंचे है, ये सब हैं। तो इन सब में क्या है? तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी में आप देखेंगे तो क्या है?
हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये एक हमारे लिए मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है कि एक ऐसी मार्केट जो रिस्की मार्केट बोली जाती है उसमें अगर रिकवरी देखने को मिल रही है तो ये एक बड़ी बात है। कल हमारे मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं पे बॉन्ड मार्केट को देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए, 10 ईयर अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड डील में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, उतना ही यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। किसमें? 30 ईयर बॉन्ड डील में, 2 ईयर बॉन्ड डील में। वहीं पे इंडिया के जो बॉन्ड मार्केट है वो फ्लैट पर बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं पे देखिए डॉलर कितने पे पहुंच गया? 84 पर, यानी कि ऑल टाइम लो के पास पहुंचा दिया है। किसने? हमारे रुपए को, इंडियन करेंसी को। और डॉलर में तेज़ी जब तेज़ी देखने को मिलेगी, इंडियन करेंसी कमज़ोर होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ है। वहीं पे आप कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो गोल्ड में देख लीजिए आप, गोल्ड में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे कॉपर पे तेज़ी है और क्रूड ऑयल तो, ब्रेंट ऑयल तो इजराइल और ईरान की वजह से तेज़ी पकड़ ही चुका है। 65-66 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था, अब कहाँ पहुँच गया है? लगभग 74 डॉलर पर पहुँच गया है। तो इसमें तो रेट बढ़ने लाजमी है, नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ ठंडी होती हुई दिखाई देगी ईरान इजराइल की, फिर इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे ही गिरावट देखने को मिलेगी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट मानी जाएगी। फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स को देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स में देखेंगे आप तो 25,327 पर निफ्टी ने फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी 25,185 पे ट्रेड कर रही है। वहीं पे जो निफ्टी इंडेक्स है उसने कहाँ पे दिया है? 25,014 पे क्लोजिंग दी है। तो कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है गिफ्ट निफ्टी में? 185 और 14, लगभग हम देखेंगे तो 160 पॉइंट का अगर हम देखें तो 160 पॉइंट का गैप ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स से। तो हो सकता है कि हम गैप अप खुलें, लेकिन अभी से कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल की न्यूज़ की वजह से जो मार्केट को, इन पैरामीटर्स को फॉलो करता है वो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन मार्केट कल के दिन रिकवरी कर सकता है और उसके बाद में मार्केट में अगर नज़र बना के रखिएगा, अगर डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बनती है और बॉन्ड मार्केट में तेज़ी बनती है, डॉलर में तेज़ी बनती है, तो समझ जाइएगा कि मार्केट में प्रेशर आएगा। और अगर वहीं पे बॉन्ड मार्केट में गिरावट होती है, डॉलर में गिरावट होती है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट होती है, तो समझ जाइए मार्केट रिकवर करेगा और एक तेज़ी देखने को मिलेगी। ये था पूरा एनालिसिस, मैंने आपके साथ में एक एक चीज़ बारीकी से बता दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।